हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, एक अमेरिकी अधिकारी नेता ने ऐसा बयान दे दिया कि अमेरिका ही नहीं भारत तक में बवाल मचा दिया। दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से सारे भारतीयों को निकालेंगे वापस? बताएंगे आखिर क्यों कहा ऐसा इस अमेरिकी नेता ने बड़ा बयान दिया दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे ट्रंप ने कहा कि भारत पर इतना टैरिफ लगाऊंगा, चुकाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ट्रंप ने भारत को फिर एक बार दे दी बहुत बड़ी धमकी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के बीच मनाई दिवाली। आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की उड़ गई नींद दोस्तों। साथ ही वहीं क्या रहा श्रीनगर के लाल चौक का हाल दिवाली पर। साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों, दिवाली में पाकिस्तान में बसे हिंदुओं पर क्या रहा त्योहार का रंग, क्या मना पाए दिवाली। दोस्तों, एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं विस्तार से, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत हमेशा हर एक फैसलों के लिए तैयार रहता है, दुश्मनों के जवाब देने के लिए तैयार रहता है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी नेता ने कहा सभी भारतीयों को देश से निकालो बाहर, अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों के लिए है। जी हां दोस्तों, इस बयान के बाद मचा बवाल। बता दें आखिर किसने ऐसी जुर्रत की दोस्तों कहने की। दरअसल अमेरिका में भारतीय समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के लिए फ्लोरिडा काउंसिल के सदस्य को कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद और भारतीय अमेरिकी समूहों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय मीडिया में प्रकाशित एक खबर से यह जानकारी सामने आई है दोस्तों। पाम बे काउंसिल के सदस्य शेल्डलर लैंगविन ने बीते 3 सप्ताह में सोशल मीडिया पर भारतीय समुदाय के खिलाफ कई नफरत भरे पोस्ट किए और उसके सदस्यों को देश से बाहर करने की मांग कर दी। लैंगविन ने अपने एक पोस्ट में कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं बस यही चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप सभी भारतीयों का वीजा रद्द कर दे और उन्हें तुरंत अमेरिका से निर्वासित कर दे। अमेरिका अमेरिकों के लिए है। दोस्तों, उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि अगर कोई सिर्फ भारतीयों को नौकरी पर रखता है, भारत में धन भेजता है, भारतीय चुनावों में प्रचार करता है, अमेरिका की सरकारी इमारतों पर भारतीय झंडा फहराने के लिए पैरवी करता है और उसके परिवार का कोई भी सदस्य हमारी सेना में सेवा देने को तैयार नहीं है, तो उसकी वफादारी भारत के प्रति है और उसे निर्वासित किया जाना चाहिए। द वॉशिंगटन पोस्ट में शुक्रवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक भारतीय अमेरिकी समूहों के सदस्य पाम बे सिटी काउंसिल के कक्षों में होने वाली बैठकों में उमड़ पड़े और लैंगविन की टिप्पणियों की निंदा करते हुए बयान जारी किए तथा उनके इस्तीफे की मांग कर दी। दोस्तों, पाम बे सिटी काउंसिल ने लैंगविन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को 2 के मुकाबले 3 मतों से पारित कर दिया। तो वहीं दोस्तों, अमेरिका में हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक खुले पत्र में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस से लैंगविन को पद से हटाने का आह्वान किया। एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भरत पटेल ने 2 अक्टूबर को कहा था कि लैंगविन की टिप्पणी इतिहास की कुछ सबसे गलत बयानबाजी की प्रतिध्वनि है, जो संभावित रूप से हिंसा को भी बढ़ावा दे सकती है। द वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक इंडियन अमेरिकन बिजनेस एसोसिएशन एंड चैम्बर के अध्यक्ष प्रशांत पटेल ने काउंसिल के सदस्यों से कह दिया है कि लैंगविन की हरकतें बेहद निंदनीय है और बर्दाश्त के लायक नहीं है। वाकई में दोस्तों, इस अमेरिकी नेता द्वारा यह कहा जाना कि सभी भारतीयों को देश से निकालो और अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों के लिए है, वाकई में निंदनीय बयान है दोस्तों। इसकी निंदा जितनी ज्यादा की जाए उतनी कम है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को दे दी बहुत बड़ी धमकी, कह दिया इतना टैरिफ लगाऊंगा, चुकाना मुश्किल हो जाएगा। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बार फिर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने भारत को फिर चेतावनी दे दी कि यदि वो रूसी तेल की खरीद को सीमित नहीं करता है तो उसे भारी टैरिफ चुकाते रहना होगा। पिछले गुरुवार को किए गए अपने दावे को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम रशिया से तेल खरीदने का काम खत्म करने जा रहे हैं, अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें भारी टैरिफ देना होगा। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि भारत सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, तो ट्रंप ने जवाब देते हुए फिर से दोहराया कि अगर वे ऐसा कहते हैं तो उन पर और ज्यादा टैरिफ लग सकता है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वे रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे पूरा करने में समय लगेगा, लेकिन तेल व्यापार कम करने की प्रक्रिया जल्दी पूरी कर देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दावे को आगे बढ़ाते हुए भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत ने रशिया से तेल खरीदना इसी तरह जारी रखा तो इसका खामियाजा और ज्यादा
ज्यादा टैरिफ लगाकर चुकाकर भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के बाद भारत में केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा तो भारत के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज करते हुए बयान दे दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी जैसी अमेरिकी राष्ट्रपति बता रहे हैं। हालांकि भारत ने विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट जरूर किया कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच रूसी तेल व्यापार को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही कोई वादा किया गया। इससे क्लियर है दोस्तों कि बहुत बड़ा और तगड़ा झूठ कह रहे हैं मिस्टर ट्रंप। बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं और अपने आप को संतुष्ट करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप के इस फर्जी दावे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को गोवा में आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। इस पल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐतिहासिक करार दिया। पीएम मोदी जी ने जवानों से कह दिया कि उनके साथ दिवाली मनाया ये सौभाग्य की बात है। अपने संबोधन में पीएम मोदी जी ने कहा कि इस साल स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के बीच दिवाली मनाकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। खास बात यह है कि पीएम मोदी जी ने 2022 में नौसेना आईएनएस विक्रांत सौंपा था और 2025 में पीएम ने उस पर दिवाली का जश्न मनाया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आईएनएस विक्रांत का एक गहरा संबंध है। पीएम मोदी को सितंबर 2022 में आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करने का गौरव प्राप्त हुआ था। अपने संबोधन में पीएम मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि इसका नाम देश के दुश्मनों को नींद न आने जैसी स्थिति पैदा कर देता है। मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक बताया। मोदी जी ने कहा कि जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था। यानी कि दोस्तों, जहां पूरी दुनिया परिवार के साथ दीपावली का पर्व मना रही थी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जवान देश की रक्षा में, या यूं कहे कि देश की रक्षा करते करते दिवाली पर्व मना रही थी अपने परिवार से दूर। वाकई में दोस्तों, भारतीय जवानों को और पीएम नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री पर हर एक भारतीय को गर्व महसूस होगा। आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन एक बार फिर हैप्पी दिवाली इंडियन आर्मी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं जहां पर अब बात कर लेते हैं आखिर श्रीनगर में उपस्थित लाल चौक का क्या हुआ। दोस्तों, दिवाली के पर्व पर दरअसल देश भर में दिवाली के जश्न के बीच 25,000 दियों से जगमगाया श्रीनगर का लाल चौक। दोस्तों, श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक स्थित घंटा घर को 25,000 से ज्यादा दियों से सजाया गया। बम और पटाखे से एंजॉय की गई दिवाली दोस्तों, यानी कि दशकों बाद कश्मीर के लाल चौक पर मनाई गई दिवाली। आपको बता दें कि ये पहला मौका था दोस्तों जब लाल चौक जैसे प्रमुख स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने दिए जलाकर और पटाखे चलाकर दिवाली का सार्वजनिक उत्सव मनाया। इस आयोजन को कश्मीर घाटी में शांति, सामान्य स्थिति की बहाली और बदलते सामाजिक राजनीतिक माहौल के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा गया। दोस्तों, इस उत्सव में केवल हिंदू समुदाय के ही लोग नहीं थे, बल्कि मुस्लिम समुदाय के स्थानीय लोग, लोकल जनता भी शामिल हुई, जिसने सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का संदेश दिया। दोस्तों, इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, लेकिन प्रशासन ने लोगों को बिना किसी डर के जश्न मनाने की पूरी अनुमति दे दी, जो सामान्य स्थिति को दर्शाता है। लाल चौक के घंटा घर और आसपास के क्षेत्रों को रंगीन रोशनी और दियों से सजाया गया था, जिससे पूरा इलाका जगमगा उठा। दोस्तों, आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के साथ साथ घाटी में मौजूद पर्यटकों ने भी इस अनूठे और ऐतिहासिक दिवाली को बड़े ही उत्साह के साथ एंजॉय किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों का हैप्पी दिवाली लिखना तो बनता है दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि आज अगर लाल चौक पर दशकों बाद दिवाली मनाई गई तो इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? जवाब देना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहां पर इसी से जुड़ी वहीं टैरिफ टेंशन के बीच ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं भी दी थी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को दिवाली के मौके पर सभी अमेरिकियों को गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस उत्सव को बुराई पर अच्छाई की विजय और अंधेरे पर उजाले की जीत प्रतीक बताया। ट्रंप ने दिवाली को आत्मनिरीक्षण, सद्भाव
सद्भावना और पुनरुत्थान का समय बताया। व्हाइट हाउस की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट उनके संदेश में कहा गया कि आज मैं प्रकाश का पर्व दिवाली मना रहे अमेरिकियों को अपने हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कई अमेरिकियों के लिए यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय की याद को ताजा करता है। ट्रंप ने आगे कहा कि यह अक्सर परिवारों व दोस्तों को जोड़कर समुदाय का जश्न मनाने, आशा से प्रेरित होने और नई शुरुआत की भावना अपनाने का भी उल्लेख है। लाखों लोग दीपक जलाते हैं और इस सनातन सिद्धांत का लुत्फ उठाते हैं कि अच्छा हमेशा जीतता है, यानी अच्छाई हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है। उन्होंने दिवाली मनाने वाले हर अमेरिकियों के लिए दुआ की कि यह पर्व उनके जीवन में परमानेंट पीस यानी कि अस्थायी शांति, समृद्धि, आशा और खुशियां लेकर आए। गौरतलब है कि दुनिया भर में करोड़ों भारतीय दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जो अमेरिका में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो वहीं दोस्तों चौंकाने वाली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर दिवाली पर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, कई सैनिकों की मौत की खबर। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष से पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देने का देश भी माना जाता है। कई बार यह आतंकी पाकिस्तान के लिए ही सिरदर्द साबित हो चुके हैं और आगे भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान इन्हें पनाह देने से बाज नहीं आता। एक बार फिर पाकिस्तान ने इसका खामियाजा भुगता। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सोमवार शाम को एक बार फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने डेरा इस्माइल खान जिले में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। सुरक्षा बल सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन यानी कि SNGPL पर तैनात थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों के गोलीबारी में 5 जवान मारे गए, इसके अलावा करीब 12 लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हमला प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोले तो TTP के आतंकियों ने किया। पुलिस ने बताया कि TTP के आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कोट लालू के पास सरकारी गैस कंपनी SNGPL की टीम की सुरक्षा कर रहे जवानों पर गोलीबारी की है। यानी कि दोस्तों दिवाली के दिन में पाकिस्तानी शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर का दिवाला निकाला इन आतंकवादियों ने। बता दिया तुमने हमें पालकर बहुत बड़ी गलती की। तो वहीं दोस्तों शहबाज शरीफ और जरदारी ने पाकिस्तान में हिंदुओं को दी दिवाली की शुभकामनाएं। पाकिस्तान के दोनों शीर्ष नेताओं ने अपने बधाई संदेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि उनके साथ बराबरी का बर्ताव किया जाएगा। हालांकि इन दावों के उलट पाकिस्तान में जमीन पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को लगातार कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि दिवाली के शुभ अवसर पर मैं पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले हमारे हिंदू समुदाय को दिल से मुबारकबाद देता हूं। जैसे घर और दिल दिवाली की रोशनी से जगमगाते हैं, मेरी दुआ है कि यह त्योहार उसी तरह अंधेरे को दूर करे, आपसी सौहार्द बढ़ाए और हम सभी को शांति और समृद्धि के भविष्य की ओर लेकर जाए। शरीफ ने आगे कहा कि दिवाली की भावना बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा को दर्शाती है। ये हमें समाज की असहिष्णुता और असमानता को दूर करने के लिए प्रेरित करती है। इस मौके पर हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हर नागरिक शांति से रहे और देश की तरक्की में योगदान दे, चाहे उसका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सिंध प्रांत सरकार ने दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर इधर पाकिस्तान को तालिबान ने करारा जवाब दिया, कह दिया भारत की भूमिका से इनकार करते हुए कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं है। कह दिया आरोप अस्वीकार्य है तुम्हारे पाकिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक हफ्ते से ज्यादा समय से तनाव बना हुआ था। दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। इसी बीच हाल ही में दोनों के बीच युद्ध विराम हुआ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमलों के दौरान भारत को भी इसमें घसीटने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत पर हमलों में भूमिका का आरोप बताया, जिसको देश ने सिरे से खारिज कर दिया। अब इसी के बाद भारत पर लगाए गए आरोपों पर अफगानिस्तान का बयान सामने आया। अफगानिस्तान से तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत पर आरोप लगाया था कि अफगान तालिबान भारत की ओर से प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है। रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने अब इन आरोपों को खारिज कर दिया और तगड़ा जवाब दिया। दोस्तों रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पर पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए ये आरोप निराधार है, बेसलेस है। हमारी नीति कभी भी अपने क्षेत्र का इस्तेमाल अन्य देशों के खिलाफ नहीं करेगी। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के साथ संबंध बनाए रखते हैं और उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों के दायरे में मजबूत करते हैं और करेंगे। साथ ही हम पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध बनाए रखेंगे। हमारा मकसद रिश्तों को बढ़ाना है, तनाव पैदा करना नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान के आरोप निराधार, तर्कहीन और अस्वीकार्य है। जी हाँ, वहीं दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान में सीज फायर पर पहली बार आया सऊदी अरब का बयान। क्या कहा बता दें। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है। कतर की राजधानी दोहा में हुए सीज फायर समझौते को सऊदी ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तनाव कम करने की
दिशा में अच्छा कदम बताया। सऊदी अरब ने इस समझौते के कायम रहने और क्षेत्र में अस्थायी शांति की उम्मीद जताई गई है। सऊदी अरब ने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों को चाहिए कि वो बातचीत के जरिए अपने मुद्दों को सुलझाए और अस्थायी शांति की तरफ बढ़े। जी हाँ, करीब 10 दिन तक सीमा पर सैन्य संघर्ष के बाद रविवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों ने दोहा में मुलाकात की और वहां पर शांति समझौता किया। दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर यमन तट पर धमाके के बाद एलपीजी टैंकर में लगी तगड़ी आग, धू धू जलते जहाज से 23 भारतीयों को बचाया गया। दोस्तों, 2 अब भी लापता बता दें। बहुत बड़ी खबर, दरअसल यमन तट के पास एक MV फाल्कन पोत में आग लगने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। कैमरून के झंडे वाला पोत बोले तो MV फाल्कन जिबूती के लिए जा रहा था। शनिवार को जहाज पर एक विस्फोट के बाद आग लग गई। इस जहाज पर ज्यादातर क्रू भारतीय थे। MV फाल्कन पर सवार चालक दल के 23 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। इन सभी को सुरक्षित रूप से जिबूती तटरक्षक बल को सौंप दिया गया है। कैमरून के झंडे वाला एक MV फाल्कन जहाज यमन के एडन बंदरगाह से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस बोले तो LPG लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में जिबूती की ओर जा रहा था। जहाज पर हुए विस्फोट के बाद कप्तान की ओर से आपातकालीन मदद के अनुरोध के बाद UNAVFOR अस्पाइड ने तुरंत खोज एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, अफगानिस्तान से भिड़ना पड़ा पाकिस्तान को भारी। पाकिस्तान में चिकन से महंगे हुए टमाटर 700 रुपए किलो पर पहुंचे दाम। जी हां, पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल आया है। दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर, कराची समेत ज्यादातर बड़े शहरों में टमाटर रिकॉर्ड 700 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। कुछ हफ्ते पहले तक यहाँ टमाटर 100 रुपए का 1 किलो बिक रहा था। रसोई की सबसे जरूरी सब्जियों में शामिल टमाटर के दामों में कई गुना बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। टमाटर की कीमतें बढ़ने की वजह से स्थानीय होने के नाते या यूं कहे कि स्थानीयों के साथ साथ अफगानिस्तान से पाकिस्तान का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान के समा टीवी के मुताबिक देश के बड़े हिस्से में आई बाढ़ से तबाह हुई फसलें, बाधित व्यापार और आपूर्ति की कमी के कारण पाकिस्तान में टमाटर की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले टमाटर की सप्लाई प्रभावित हुई है। सीमा पर तनाव के बाद अफगान निर्यात के निलंबन से पूरे पाकिस्तान में विशेष रूप से बड़े शहरों में टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम बढ़े हैं। दोस्तों, समा टीवी में रिपोर्ट किया गया और कहा गया कि पंजाब के झेलम और गुजरावाल में टमाटरों की कीमत में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है। झेलम में टमाटर की कीमतें 700 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। तो दोस्तों, ये खबर थी पाकिस्तान के बर्बादी की, जो भारत से पंगे लेकर, अफगानिस्तान से पंगे लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, ब्राजील के लोगों को भारतीय है पसंद। जी हां, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि इंडिया के साथ अलायंस बनाने पर हम कर रहे हैं विचार। दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाजियो लूला डी सिल्वा ने कहा कि वे भारत के साथ राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन बनाने की योजना बना रहे हैं। यह घोषणा उन्होंने उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमीन की भारत यात्रा के तुरंत बाद की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो मैसेज में यह बात कही। लूला डा सिल्वा ने अपने संदेश में भारत की क्षमताओं की तारीफ की और इसे ब्राजील के भविष्य के विकास के लिए एक असाधारण साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि अगले साल की शुरुआत में मेरी यात्रा की तैयारी के लिए उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमीन की भारत यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का एक असाधारण बाजार है। हम भारत के साथ एक शानदार गठबंधन बना सकते हैं जो कि राजनीतिक, अंतरिक्ष, उद्यमशीलता और आर्थिक क्षेत्रों में होगा। वैश्विक व्यापार में बढ़ते तनाव के बीच भारत और ब्राजील के संबंध मजबूत हो रहे हैं। दरअसल अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई ब्राजीलियाई सामानों पर 50% टैक्स लगाने का फैसला किया था, जिन पर पहले से ही 26.4% टैक्स था। इसी तरह भारतीय सामानों पर भी 50% टैरिफ लगाया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा कि भारत और ब्राजील एक दूसरे का सम्मान और दोस्ताना रिश्ता रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ब्राजील को पसंद करते हैं और ब्राजील के लोग भारतीयों को, इसीलिए हम भारत के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनाएंगे और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, असम राइफल्स की बहुत बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को जिंदा बचाया। दोस्तों, असम राइफल्स ने सेना के स्पीयर कोर की नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में एक तेज और कोऑर्डिनेट ऑपरेशन चलाया। इसमें उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग बोले तो NSCNK के कब्जे से 2 अगवा किए गए मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। रक्षा अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को तिरप जिले के दादम सर्कल के लाहो गाँव में एक निर्माण स्थल से NSCN
सैन्य के सशस्त्र कैडरों ने 2 मजदूरों को अपहरण कर लिया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर असम राइफल्स की टुकड़ियों को तुरंत भेजा गया और न्यूआनू क्षेत्र में अपहरण मजदूरों को ढूंढने और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड सर्च और बचाव अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने कहा कि खोज अभियान के दौरान उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसके बाद रिटेलिएट किया गया ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और कोई एक्स्ट्रा नुकसान ना हो। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी जी से की मुलाकात उपराष्ट्रपति से भी मिले। जी हां, दीपावली के पावन अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी जी सोमवार शाम को राष्ट्रपति भवन पहुंचे और द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दीपावली की बधाई दी। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर आखिरकार जेएमएम क्यों हटी बिहार चुनाव से पीछे, नाराजगी के पीछे क्या है वजह बता दें। बिहार चुनाव में लगातार उठापटक जारी है। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम के तहत हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो ने यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव से नाम वापस ले लिया है। कभी महागठबंधन के हिस्से के तौर पर, फिर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान और अब चुनाव से कदम पीछे खींच लेने की कहानी जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। इस कहानी के पीछे नाराजगी और आरोपों के सिलसिले हैं। आखिर क्यों जेएमएम बिहार चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। झारखंड में पर्यटन मंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार ने इसके पीछे की वजह बताई है। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर आरजेडी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सुदिव्य कुमार ने तो इसके पीछे सियासी साजिश तक की बात कह डाली। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह कदम कांग्रेस और आरजेडी की ओर से गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने की वजह से उठाया गया है। उन्होंने साथ ही साथ कह दिया कि समय आने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका सही ढंग से जवाब देगी। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने किया नामांकन, काराकट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों विवादों में रहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कल रोहतास के काराकाट से नामांकन कर दिया। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले जन सुराज से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा की जा रही थी। ज्योति सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के लिए राजनीति में आई है और अब जनता ही उनका परिवार, दल और सहयोगी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि वे काराकाट के हर घर गाँव की आवाज को विधानसभा में बुलंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, देश के हजारों गरीब कैदियों को मिला बड़ा दिवाली गिफ्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राज्य सरकारों की ओर से गरीब विचाराधीन कैदियों की जमानत राशि के भुगतान के लिए एसओपी में संशोधन किया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की ओर से दिए गए सुझाव को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। इसी बीच दोस्तों ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।